हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। यूजीसी नेट लॉ के एग्जाम की आपकी डेट आ चुकी है जो 31 दिसंबर 2025 को है। ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक है ये एक छोटा सा टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, बेसिकली जिसे हम साइबर लॉ कह के भी रेफर करते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। हम इसके पीवाईक्यूज यहाँ देखेंगे 2019 से 2025 तक के, जो पिछले 10 पेपर्स आए हैं बेसिकली उसके जितने भी क्वेश्चंस आईटी से आए हैं हम वो देखेंगे और उनके शॉर्ट में कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, वन सिंगल लेक्चर एंड वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस। इसके अलावा हम और भी कई सब्जेक्ट अपने चैनल पे कवर कर चुके हैं। अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उन्हें भी जरूर देखना। ठीक है, दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। एंड अगर आप हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल लर्न विद मानसी हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड कमेंट करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, एंड इफ इट वर्क्स देन डू हाइप इट। ओके, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लेक्चर के बाद पीवाईक्यूज की पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। टाइम नहीं वेस्ट करते, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये है 2019 का क्वेश्चन। साइबर सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू द आईटी एक्ट 2000 मीन्स। तो ये आईटी एक्ट जो 2000 का है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है कि साइबर सिक्योरिटी की क्या डेफिनेशन है। अब ये बहुत सिंपल सा है कि अगर आपने बेयर एक्ट पढ़ा है तो आप इसको इजीली आंसर कर लोगे, क्योंकि ये डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली दी हुई है। ठीक है, एंड आई बिलीव अगर आप एआईबीई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी इस लेक्चर को जरूर देखो, ये आपको वहां के लिए एक तरीके से एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है। ओके, ऑप्शंस है ए, a device and collection of devices including input and output support devices and excluding calculations which are not programmable and capable of being used. Option B, any electronic, magnetic, optical or other high speed data processing device or system which performs logical, arithmetic and memory functions by manipulation of electronic, magnetic or optical impulse. Option C, protecting information, equipment, devices, computer resource, communication device, and information stored therein from unauthorized access, use, disclosure, disruption, modification, or destruction. या फिर ऑप्शन डी, affecting with its grammatical variations and cognate expressions means adoption of any methodology or procedure by a person for the purpose of authenticating an electronic record. कुछ नहीं पढ़ के गए हो, मान लिया, सिर्फ कॉमन सेंस के बेसिस पे इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तो भी सॉल्व कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है, यानी साइबर ये जो आपका इंटरनेट डोमेन है उसमें कैसे सिक्योरिटी मेंटेन करें, पढ़ के देखो। इसका कोई लेना देना नहीं है उस बात से। डिवाइस या कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस नहीं, इसका इसमें भी कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड बात नहीं है। यहाँ पे भी डिवाइसेस की बात हो रही है। यहाँ पढ़ो, प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन, किसी तरह से कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर सके। पढ़ के समझ में आ रहा है कि सिक्योरिटी की बात यहीं पे हो रही है। एंड आंसर भी सी ही है। सेक्शन 2 के सब क्लॉज एन बी में साइबर सिक्योरिटी वर्ड टू वर्ड सेम डेफिनेशन दी हुई है। तो कई बार होता है कि आपको लग रहा है मुझे बेयर एक्ट नहीं पता, मैंने तो पढ़ा नहीं आईटी एक्ट, अब मैं इसको नहीं अटेम्प्ट कर सकता। एक बार ऑप्शंस को ध्यान से जरूर पढ़ो, कॉमन सेंस से भी पढ़ोगे तो इकलौता ऑप्शन है जो किसी चीज को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है अनऑथराइज्ड एक्सेस से, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, अगला देखते हैं। द साइबर रेगुलेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल रूल 2000 हैज बीन पास्ड अंडर विच सेक्शन। अब ये सेक्शन बेस्ड है, सेक्शन पता है तो मार्क कर लिया, नहीं तो कोई बात नहीं। 84, 85, 86 या 87, सारे सेक्शन नहीं पढ़ सकते इस टाइम, इट्स ओके। जितने हम अभी पीवाईक्यूज में देख रहे हैं कम से कम उनको पढ़ के जरूर जाना। ठीक है, सेक्शन 87 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स की बात करता है, उसको बैरक खोलो, जाओ और पढ़ो। ठीक है, और उसी में लिखा है कि साइबर रेगुलेशंस एपेलेट ट्रिब्यूनल रूल्स गवर्नमेंट जो है पास कर सकती है। ये बात हो रही है सेक्शन 87 में। हाथ के हाथ जाओ और 84, 85, 86, 87 में किस बारे में बात हो रही है एक नजर उस पर भी लगाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 49 ऑफ आईटी एक्ट डील्स विद प्रोविजन रिलेटिंग टू। ऑप्शन ए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल। Option B, qualification for appointment as chairperson and member of cyber appellate tribunal. Option C, composition of tribunal. या फिर डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग बेंचेस। अब सिंपल सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, पता है तो पता है। सेक्शन 49 किस बारे में बात करता है? कॉम्पोजिशन ऑफ साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल, जो कि अब ओमिट कर दिया गया है। अब आपका काम क्या है यहाँ पे, जाके देखना कि जो बाकी बातें हैं ये किन सेक्शंस में की जा रही हैं, ताकि कल को हो सकता है इसको पूछ ले ये किस सेक्शन में है, तो आपको बात पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, by which amendment the third and fourth schedules of IT Act were omitted? जून 2020 का क्वेश्चन है, कौन से अमेंडमेंट से थर्ड एंड फोर्थ शेड्यूल, इस एक्ट में ना पीछे शेड्यूल भी दिए हुए हैं कुछ, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ को ओमिट किया गया था। ऑप्शन ए, एक्ट 10 ऑफ 2009, ऑप्शन बी एक्ट 55 ऑफ 2002, ऑप्शन सी एक्ट 66 ऑफ 2009, या फिर ऑप्शन डी एक्ट 9 ऑफ 2009।
इसका करेक्ट आंसर इज ए, एक्ट 10 ऑफ 2009। थर्ड शेड्यूल क्लियरली लिखा है 10 ऑफ 2009 से ओमिट किया गया था, थर्ड एंड फोर्थ दोनों। अब लेट्स बी प्रैक्टिकल। ये अगले 10 दिन में आपको एग्जाम में इस लेवल पे याद हो, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, नहीं होगा ये। मतलब छोटी छोटी चीजें बहुत मुश्किल है याद रखना। तो अपने पार्ट पे इतना करना है कि जब पीवाईक्यूज में जो पूछे जा रहे हैं कम से कम उतने पता हो कि बाय चांस सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, या आजू बाजू का एक दो स्केड्यूल और नजर मार लेना, सेम रिपीट हो जाता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि वो 2020 में ये पूछ रहे हैं, स्केड्यूल किस सेक्शन किस उससे ऑमिट हुआ था, ठीक है। और चारों में, तीन में 2009 दिया है, यानी आपको एक्ट भी पता होना जरूरी है। वो टफ बना रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो टाइम है अगर तो एक नजर मार लो, बट इस पे बहुत टाइम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकली आपको याद रहे ऐसा जरूरी नहीं है। फोकस ऑन दी बिग सब्जेक्ट्स मोर, जहां आप ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड हो। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, नेट का एग्जाम में ओपन बुक एग्जाम नहीं है, आपको चीजें नहीं याद है तो आप वहां पे फंसोगे ही फंसोगे, ठीक है। अपने पार्ट पे जो बेस्ट कर सकते हो अगले 10-12 दिन में उस पर फोकस करो कि आप जो है जितनी चीजें नजर के सामने गुजर रही हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो एटलीस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोविजन रिलेटिंग टू लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज कंटेन्ड अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 3, 4, 3A या 5? 2020 का क्वेश्चन है ये। आंसर है सेक्शन 5। सेक्शन 5 इसी बारे में ही है, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इसीलिए मैंने यहाँ डिटेल्स ऐड नहीं की है, ठीक है। द टर्म प्राइवेट की रिफर्स टू, अब हम 2021 के क्वेश्चंस देख रहे हैं। ऑप्शन ए, ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय अ सब्सक्राइबर। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूड अंडर सेक्शन 35। ऑप्शन सी, की पेयर इन एन एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। ऑप्शन डी, की ऑफ की पेयर यूज टू क्रिएट अ डिजिटल सिग्नेचर। करेक्ट आंसर इज डी। सेक्शन 2 के सब क्लॉज जेड सी में डिफाइंड है प्राइवेट की, इट मींस द की ऑफ अ की पेयर यूज टू क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर। जब आप डिजिटल सिग्नेचर करते हैं कहीं पे तो एक की का पेयर यूज होता है, उसमें से एक की होती है जिसे हम प्राइवेट की कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 2 सब क्लॉज यू ए, जी ए, एन बी या टी बी? अब ऐसे तो याद करके ही जाना भाई, पूछ ही लें तो सेम टू सेम दोबारा। सेक्शन 2 सब क्लॉज एन बी में साइबर सिक्योरिटी डिफाइंड है। देखो साइबर सिक्योरिटी पे आपको एक दूसरा क्वेश्चन दिखा है 5 सालों के अंदर के में, पहले उन्होंने साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन पूछी, अब की पूछा किस सेक्शन में, तो यानी ये इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है। तो कुछ ना भी करके जाओ तो कम से कम साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, किस सेक्शन में डिफाइंड है, इससे लिंक कुछ और भी दिया है क्या, उतना तो आपको पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। हो सकता है इन चीजों को अगली बार ऑप्शन बना दिया जाए कि कौन कौन सी चीजें प्रोटेक्ट होती हैं। इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, डिवाइसेस, कंप्यूटर, कंप्यूटर रिसोर्स, कम्युनिकेशन डिवाइस, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड देयरइन, फ्रॉम किस चीज से प्रोटेक्ट करती है? अनऑथराइज एक्सेस, यूज, डिस्क्लोजर, डिसरप्शन, मॉडिफिकेशन, डिस्ट्रक्शन। इसी को ऑप्शन बना दें और चूज करने को बोल दें ए बी एन सी, बी एन सी डी एन ई, है ना। तो इसमें अब गलती नहीं होनी चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए किस सेक्शन में है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, 21 का ही क्वेश्चन है, डेफिनेशन किस सेक्शन में दी है यही पूछा है। देखो सेक्शन 2 सब क्लॉज जी, के, जे और आई, और यहाँ दिया है कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क, सर्टिफाइंग अथॉरिटी एंड कंप्यूटर रिसोर्स। क्रोनोलॉजी में इसे सेट करना है कि कौन सा किससे मैच करता है। आंसर इज सी। देखो सी का 1 सर्टिफाइंग अथॉरिटी जी में दिया हुआ है, ए का 4 कंप्यूटर दिया है आई में, बी का 3 कंप्यूटर नेटवर्क दिया है जे में, एंड डी का 2 कंप्यूटर रिसोर्स दिया है के में। अब आपका काम क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बेरा अटैच भी कर दिया है, पॉज करो और इसे पढ़ो। सिर्फ ये पढ़ के मत चले जाओ कि जी में सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, हो सकता है अगली बार सर्टिफाइंग अथॉरिटी से के कंटेंट से रिलेटेड पूछ लिया जाए। होता क्या है, इट मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड अ लाइसेंस टू इशू एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 24। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए, लगे हाथ इनको भी पढ़ ही लेना जो दिख रहे हैं, बट कम से कम जो 4 ऑप्शन में है इन्हें तो हर हाल में पढ़ के जाओ कि कंप्यूटर नेटवर्क में किन चीजों का इंटरकनेक्शन। देखो यूज ऑफ सैटेलाइट, माइक्रोवेव, टेरेस्ट्रियल लाइन, वायर, वायरलेस एक्सेट्रा, ये चीजें आपको अब पता होनी चाहिए। कंप्यूटर रिसोर्स में क्या क्या आता है? कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा, कंप्यूटर डेटाबेस और सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंप्यूटर में भी क्या क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और अदर हाई स्पीड डेटा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने किया था जिसमें साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन पूछी थी, उसके 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ये था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप देखो अगर आपने जिस साल वो पेपर लगाया उन 4 ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ा होता, एक तो आप पहचान गए साइबर सिक्योरिटी, मैंने आपको बताया आप कैसे पहचानोगे, पर आप अगर वहीं रुक के बाकी 3 ऑप्शंस को भी पढ़ोगे, देखोगे वो किस बारे में है, तो आपको वहीं के वहीं पता होता कि ये चीज कंप्यूटर की बात करती है।
तो जिसने इस साल एग्जाम दिया होगा ये 21 में, उसे पता होता कि ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है, तो वो ऑटोमेटिकली ए को 4 से मैच कर पाता। समझ रहे हो? तो आपको हेल्प करता है। अभी तो चलो इस तरीके से दिया है सेक्शन, चलो मान लें सेक्शन नहीं याद है, हो सकता है सिर्फ कंप्यूटर देके डेफिनेशन पूछ लें, उससे वो बात पता होगी। ऑप्शंस बहुत रीयूज होते हैं, बस घुमान के तरीका बदला जाता है। तो अगर कोई ऑप्शन आया है तो उसको ए टू जेड ढंग से पढ़ डालो, ठीक है? तो आपको यहाँ पे इनका सेक्शन पता होना चाहिए, डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, ठीक है? Next, digital signature is defined under which section? 2 subclause P Q R T B। डिजिटल सिग्नेचर पे देखोगे बहुत क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे दिख रहे हैं। तो इन एक दो टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो। आंसर इज ए, सेक्शन 2 का पी। डिजिटल सिग्नेचर क्या है ठीक से पढ़ के जाना, ओके? नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स द इंटरकनेक्शन ऑफ वन और मोर कंप्यूटर्स और ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस थ्रू। अब भी पीछे ये बात हुई थी, देखो जस्ट अभी हमने पढ़ा कि कंप्यूटर नेटवर्क, यहाँ पे एक ऑप्शन था, ठीक, किन चीजों से कनेक्शन क्या होता है। और देखो यहाँ 21 में ही कंप्यूटर नेटवर्क पे ही क्वेश्चन भी है। ये नवंबर है और ये आपका था नवंबर, दोनों नवंबर में पूछे गए सेम टॉपिक से। देखो एक जगह वो ऑप्शन है, एक जगह सेक्शन पूछा था और एक जगह उसके अंदर का कंटेंट पूछ लिया, इसलिए पूरी तरह पढ़ के जाओ। Statement 1, the use of satellite, microwave, terrestrial line, wire, wireless, and other communication media. Option 2, a device or collection of devices including input or output support devices. Option C, any electronic, magnetic, optical, and other high speed data processing device. Option 4, all input output processing storage computer software or communication facility. 5, terminal or complex consisting of two or more interconnected computers or communication device. 2 and 3, 5 and 2, 4 and 3, 1 and 5. करेक्ट आंसर इज डी, 1 and 5। सेम बैराग देखो यहाँ पे यूज हो रहा है। अगर आप ध्यान से होगे ऑप्शंस में, अब आप मुझे बताओगे ये किस चीज की डेफिनेशन है, ठीक है? नेक्स्ट, द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इज कंटेन्ड अंडर सेक्शन, किस सेक्शन में? वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू बनाया गया हो वो कहाँ मेंशन्ड है? 3A, 6A, 7A या 10A? करेक्ट आंसर इज 10A, उसका नाम ही ये वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है? अब कुछ बेसिक सेक्शन आपको याद होने चाहिए। ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, 3A में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? 3A इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात करता है। 6A डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर। 7A बात करता है ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बाकी ऑप्शंस भी पता होने चाहिए, ओके? नेक्स्ट, देखो वही सेक्शंस दे दिए और डेटा दे दिया। ये क्वेश्चन था 2021 का, मैंने आपको बोला 3A आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में। 2022 में क्वेश्चन रिपीट होता है 3A। अभी आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, यानी बी का आंसर इज 1। बी का 1 देखो यहाँ दिया है। नहीं भी और आता होगा तो भी दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे, 50% चांस बढ़ जाएगा कि आंसर सही मार्क कर रहे हो। बी का 1 पता है, ए का 2 अपने आप पता चल गया, यानी सेक्शन 81A इज एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक चेक एंड ट्रंकेटेड चेक, ठीक। 10A अभी आपने पीछे पढ़ा, सेम देखो रिपीट हुआ है। 10A किस बारे में था? वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। 10A कहाँ दिया है? वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी डी का 4 आपको पता है, तो आपको बी का 1 पता है, ए का 2 ऑटोमेटिकली कॉमन हो जाता है, अब आपको डी का 4 पता है, आप आंसर पता चल गए। आप अलग से कुछ नहीं पढ़ के गए थे, सिर्फ पिछले साल के पीवाईक्यूज के बेसिस पे अगले साल आपने ये आंसर मार्क कर लिया बी। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसलिए इन सेक्शंस को जो एटलीस्ट पिछले पेपर में आ रहे हैं जरूर अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2023 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रोटेक्टेड सिस्टम अंडर द आईटी एक्ट? प्रोटेक्टेड सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, नेशनल नोडल एजेंसी may declare any computer resource as the protected system. Option B, central government prescribes the information security practices and procedures for the protected system. Okay. Option C, protected system relates to the protection of the facilities of critical information infrastructure. Option D, Indian Computer Emergency Response Team has the overall responsibility for taking all measures for protection of protected system. Answers में options हैं A, B and C, B, C, C, D, A, D, C. Okay. अब पढ़ा है तो परफेक्टली मार्क कर लोगे, नहीं तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी लगाओगे। सी तो देखो सब में दिया है, तो सी को पढ़ने में अपना टाइम ही मत वेस्ट करो, छोड़ दो। आते हैं बाकी ऑप्शंस पे। आपको अगर पता है नेशनल नोडल एजेंसी के बारे में, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के बारे में, तो आप इसे और अच्छे से कॉन्फिडेंटली मार्क कर पाओगे। आंसर इज बी एंड सी ओनली। अब देखो
एक चीज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। अगर मुझे कुछ नहीं भी आता होता तो भी मैं ये बात मान के चलती कि हाँ, रूल्स तो यार सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती होगी, तो कम से कम बी तो ऑप्शन में ले लेती अगर तुक्का ही मार रही हूँ। इसमें बी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दोनों को तो एलिमिनेट करते। बी कॉमन है, सी कॉमन है। अब सिर्फ ए पे आके सवाल अटक गया है। ए अगर सही है मेरे लिए तो मैं इसको मार्क करूंगी, नहीं तो मैं इसे। 50-50 चांसेस है कि मेरा क्वेश्चन ठीक बैठ सकता है। ओके, आंसर इज बी एंड सी ओनली। सेक्शन 70 प्रोटेक्टेड सिस्टम की बात करता है। अब आप ये सेक्शन पढ़ के जाएंगे अच्छे से डिटेल में, ताकि दोबारा इससे क्वेश्चन पूछें तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कहीं पे मैच दी फॉलोइंग में प्रोटेक्टेड सिस्टम दिया हो, सामने सेक्शन 70 दिया हो सकता है पूछ लें किस सेक्शन में है, या सेक्शन नंबर देके पूछ लें इस सेक्शन में बात किस बारे में होती है, या क्या अंदर टर्म्स दिए हैं, आपको सारे पता होने चाहिए। ठीक है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, ए नेशनल नोडल एजेंसी नहीं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है काम। ठीक है, बी पॉइंट यहाँ दिया है, सी यहाँ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन आईटी एक्ट प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस। कौन से सेक्शंस पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस देते हैं? 65, 67 बी, 62, 66 डी, 52। अब ये वही है, पता होने वाली बात है, पर कम से कम अब आप इन्हें प्रिपेयर करके जाओगे। ठीक है, ऑप्शन है ए बी एन सी डी एन ई, बी सी ई, ए बी डी। करेक्ट आंसर इज ए बी एन सी। देखो डी तो ये ऑमिट हो चुका है। ठीक है, ई ऑप्शन जो था सेक्शन 62 वो भी ऑमिट हो चुका है। ऑफेंसेस प्रॉपर एक चैप्टर है जिसके अंदर 65 ए, 66 डी ये बी, और 67 बी ये सी। एक नजर इन सब पे मार के जाना। ठीक है, नेक्स्ट वही 2023 लिस्ट दी है सेक्शन और किस बारे में। 16, 15, 14, 11। 11 आप देखोगे पहले भी रिपीट हो चुका है, तो आपको अगर 11 पता है तो आप और कॉन्फिडेंटली मार्क कर पाओगे। आंसर इज ए। देखो डी का 4, 11 एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, सेक्शन 14 सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सेक्शन 15 सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। रिकॉर्ड और सिग्नेचर में फर्क होता है, कंफ्यूज मत होना। एंड सेक्शन 16 सिक्योरिटी प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, नेक्स्ट ये भी 23 का क्वेश्चन है मार्च में। पॉइंट आउट इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, द पर्पस ऑफ आईटी एक्ट एज सेट आउट इन द प्रीएम्बल इज। गलत बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए, to provide legal recognition for transactions carried out by means of electronic data interchange. Option B, to involve the use of alternatives to paper-based methods of communication and storage of information. Option C, to facilitate electronic filing of documents with international agencies. Option D, to amend the IPC 1860, Indian Evidence Act, and Bankers Book Evidence Act and Reserve Bank of India 1934. करेक्ट इज सी, टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद इंटरनेशनल एजेंसीज। ये प्रिएम्बल है। प्रिएम्बल क्या, शुरुआत में जो एक पैराग्राफ दिया होता है, ए पॉइंट भी मेंशनड है, बी भी मेंशनड है, डी भी मेंशनड है, सी कहीं भी मेंशन नहीं है। कहीं पे भी देखो, ऑब्वियसली लीगल रिकॉग्निशन जो ट्रांजैक्शंस को देता है, ऑल्टरनेटिव देता है पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन का, इन सब एक्ट्स को अमेंड भी करता है। बट कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इट इज टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद इंटरनेशनल एजेंसीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो अब क्वेश्चन आएंगे ये 24 और 25 यानी दिसंबर 24 एंड जून 25 के क्वेश्चन हैं, लेटेस्ट दो पेपर्स के। विच एक्शंस आर कवर्ड अंडर द ऑफेंस ऑफ वायलेशन ऑफ प्राइवेसी अंडर सेक्शन 66E। बहुत सेक्शन स्पेसिफिक बेस्ड क्वेश्चन है ये, कि 66E में कौन से ऑफेंसेस कवर्ड है वायलेशन ऑफ प्राइवेसी में। ऑप्शन 1, नॉन कंसेंशुअल कैप्चर, पब्लिकेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंटीमेट इमेजेस। ऑप्शन 2, knowingly transmission, publication of intimate images only. ऑप्शन 3, नॉन कंसेंशुअल पब्लिकेशन ऑफ इंटीमेट, आगे थोड़ा सा मिसिंग है मुझे लग रहा है। ऑप्शन 4, नॉन कंसेंशुअल एंड कंसेंशुअल कैप्चर, पब्लिकेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंटीमेट इमेजेस। क्या चीजें कवर्ड हैं? करेक्ट आंसर इज 1। इसको थोड़ा नॉर्मली भी पढ़ के देखो, सिर्फ इंटीमेट इमेजेस की पब्लिकेशन क्या कवर होगी प्राइवेसी में? वायलेशन ऑफ प्राइवेसी में तो बहुत कुछ आ सकता है ना। क्या सिर्फ पर्सनल तस्वीरें कवर होनी चाहिए? नहीं, आपका पर्सनल वीडियो भी हो सकता है, पर्सनल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। तो ओनली लगाने से ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है मेरे लिए, तो मैं 2 तो नहीं मार्क करती। फिर ये तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट मेरे ख्याल से लिखा हुआ है यहाँ पे। इंटीमेट क्या, यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन में कुछ प्रिंटिंग एरर है। फोर्थ देखते हैं, नॉन कंसेंशुअल एंड कंसेंशुअल कैप्चर। अगर मेरी कंसेंसस से, मेरी रजामंदी से फोटो ली गई है या पब्लिश किया गया है, तो फिर वो वायलेशन ऑफ प्राइवेसी कैसे हुआ? तो ये भी नहीं होगा। इसको पढ़ो, लॉजिकल भी है। नॉन कंसेंशुअल, बिना मेरी मर्जी के कोई फोटो लेना, कुछ कैप्चर किया हुआ, पब्लिकेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंटीमेट इमेजेस, हाँ ये बात कवर्ड है। सेक्शन 66E अब पूरा ध्यान से पढ़ के जाना। पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, अगर कोई भी इंटेंशनली या नोइंगली यानी जानबूझ के और जानकर पूरी जानकारी से कैप्चर करता है, पब्लिश करता है या ट्रांसमिट करता है
द इमेज ऑफ प्राइवेट एरिया ऑफ एनी पर्सन विदाउट हिज और हर कंसेंट, आपके किसी भी प्राइवेट एरिया की कोई भी पिक्चर बिना आपके कंसेंट के, under circumstances violating the privacy of that person, shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine not exceeding 2 लाख। और इस पर सेक्शन के लिए ट्रांसमिट का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिकली सेंड करना, ठीक है, इस इंटेंशन से कि और कोई इसे देख सके। कैप्चर करने का मतलब इमेज, वीडियो टेप, फोटोग्राफ, फिल्म, रिकॉर्ड, कुछ भी, ठीक है। प्राइवेट एरिया का मतलब नेकेड है या अंडरगारमेंट क्लैड जेनिटल्स हैं, पब्लिक एरिया, बटक्स और फीमेल ब्रेस्ट, ठीक है। पब्लिश करने का मतलब है रिप्रोडक्शन इन प्रिंटिंग और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मेकिंग इट अवेलेबल फॉर पब्लिक। और अंडर सर्कमस्टांसेस वायलेटिंग प्रिवेसी का मतलब है circumstances in which a person can have a reasonable expectation he or she could disrobe in privacy without being concerned that an image of his private area was being captured. Second, any part of his or her private area would not be visible in the public regardless of whether that person is in a public or private place. वो इंसान अपने प्राइवेट प्लेस में है, पब्लिक प्लेस में है, पर अगर उसकी मर्जी के बिना या कुछ भी उसकी प्राइवेसी को वायलेट करते हुए आप कोई तस्वीर लेते हैं जहां पे उसको अंदाजा ही नहीं कि उसका कोई प्राइवेट एरिया इस तरह से कैप्चर हो रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। अच्छे से पूरा पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। इस पे शुरू में याद करो क्वेश्चन आया था 19 या 20 में, देखो फिर घूम के वो टॉपिक वापस आ गया। क्या फंक्शंस हैं? ऑप्शन ए एक्सरसाइजिंग सुपरविजन ओवर द एक्टिविटीज ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, ऑप्शन बी सर्टिफाइंग पब्लिक कीज ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, ऑप्शन सी लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स टू बी मेंटेन्ड बाय देम, ऑप्शन डी समन एंड एनफोर्स अटेंडेंस ऑफ एनी सब्सक्राइबर एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, ऑप्शन ई फैसिलिटेशन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बाय अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। मुझे पढ़ने में भी सबसे अटपटा डी लग रहा है कि ये तो थोड़ा कोड टाइप का काम हो गया। खैर आंसर देखते हैं, वही है भी, देखो 4 ए बी सी एन ई। अब कई सारे फंक्शंस दिए हैं, आपने पूरे पढ़ के जाने हैं, सेक्शन भी पता होना चाहिए। सेक्शन 18 बात करता है फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन ई सारे मेंशन्ड है। आप बाकी भी पढ़ेंगे, पॉज करके पढ़ लेना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर डिफाइंड अंडर द एक्ट। कौन से टर्म्स डिफाइंड हैं? कंप्यूटर नेटवर्क इंफॉर्मेशन डेटा सिक्योर सिस्टम ऑनलाइन। एडीई, एबीसीडी, एडी या एसीडी। ए आपको पता है वैसे भी, और इन्होंने भी चारों ऑप्शन में दे ही रखा है, छोड़ दो। बाकी देखते हैं आपको पता है कि नहीं। 2 के सब क्लॉज जे में कंप्यूटर नेटवर्क डिफाइंड है ए, ये 2 या 3 बार अब तक पूछा जा चुका है। इसकी डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, सेक्शन भी पता होना चाहिए, ठीक है। डेटा डिफाइंड है 2 के सब क्लॉज ओ में। अब क्योंकि ये रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे, जाएंगे डेटा की डेफिनेशन देखेंगे बेरैक में और उसे पढ़ेंगे, ठीक। इंफॉर्मेशन 2 के सब क्लॉज वी में एंड सिक्योर सिस्टम 2 के सब क्लॉज जीई में। इन सब की जाके डेफिनेशन देखना बेरैक में कि क्या दी हुई है, ठीक है। ऑनलाइन नहीं डिफाइंड है कहीं पे भी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जून 2025। Which of the following are true for adjudicating officers under IT Act 2000? तो क्वेश्चन एक स्पेसिफिक सेक्शन से पूछा है जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स के बारे में। 4 स्टेटमेंट दिए हैं। ए हैज द पावर्स ऑफ सिविल कोड विच आर कन्फर्ड ऑन द एपेलेट ट्रिब्यूनल। बी all proceedings before it deemed to be judicial proceedings under section 193 and 228 of IPC. C deemed to be civil code for purpose of order 21 of CPC 1908. And D deemed to be civil code for the purpose of section 340 and 341 of CRPC 1973. करेक्ट ऑप्शन बताने हैं ए बी सी सी डी ए सी बी सी डी। इसका करेक्ट आंसर इज ए बी सी। सेक्शन 46 देखोगे पावर टू एडजुडिकेट के बारे में बात करता है। अब ये बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन है, आता है तो आता है, अगर पढ़ा होगा तो ही आता होगा। देखो सब क्लॉज 5 में क्लियरली मेंशन्ड है। पॉइंट नंबर ए ये आपका दिया है, बी दिया है एंड सी दिया है। डी गलत क्यों है? देखो सेक्शंस गलत दिए हैं। 340 341 वहां पीछे दिया हुआ है क्वेश्चन में, जबकि आंसर में 345 और 346 होने चाहिए थे, इसलिए डी गलत है, ठीक है। डन विद ऑल द क्वेश्चंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ। साइबर लॉ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। बेस्ड ऑन दी ऑब्जर्वेशन के पिछले 5 साल में या पिछले 10 पेपर्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो या तो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है कि किस सेक्शन में क्या बात हो रही है, जिस हद तक याद कर सकते हो कर लो। बेस्ड ऑन की 10-12 दिन बचे एग्जाम में, आप इतना कर सकते हो कि जितने सेक्शंस पिछले पेपर्स में पूछे गए हैं 5 से 10 पेपर्स में, कम से कम वो आपको याद होने चाहिए। नए भले मत याद करो। कुछ टॉपिक है आपको दिख रहा है बार बार पूछ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर नेटवर्क, तो उनकी डेफिनेशंस देख के जाओ। कोई आपको दिख रहा है सेक्शन और उसको मैच करने के लिए पूछा गया कि वो सेक्शन किस बारे में बात करता है, तो जाओ बैराक देखो और उसकी वो 3-4 लाइन की डेफिनेशन को ठीक से एक नजर पढ़ लो, क्योंकि हो सकता है वो अगली बार क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड पूछ ले, ठीक है।
जो हमने रिसेंट क्वेश्चन फॉर एग्जांपल किया, अब ये आपने मैच द फॉलोइंग सीख लिया, कौन-सा किस सेक्शन में आपको पता होना चाहिए, उसके अंदर की डेफिनिशन भी पता होनी चाहिए, ठीक है? और जो रिसेंट ईयर के क्वेश्चन्स हैं, उनके ऑप्शंस को इन डिटेल एक बार बैराक में एक नज़र जाके पढ़ लो, बस उससे ज़्यादा भी करने की ज़रूरत नहीं है। जून में एग्ज़ाम दे रहे हो, तो हाँ, पूरा बैराक अच्छे से पढ़ो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी करो, वो हम आगे कवर करेंगे इस एग्ज़ाम के बाद। फिलहाल के लिए दिस इज़ ऑल यू नीड टू डू, ठीक है? स्टे ट्यून्ड। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लेक्चर के बाद इसकी पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगी। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन इंस्टाग्राम। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करना, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है? और अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ हाइप कर देना। थैंक यू, बाय बाय।